नमस्कार। आज का स्वाध्याय है उद्योग अध्याय से। उद्योग अध्याय में हमने पहले प्रत्यक्ष सिखाते समय के भाग में से रेखा खींचना वाले बिंदुओं को कवर किया था। अब हम इसमें काटना वाले कौशल को समझते हैं। जो हम यह स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे जो 6-7 वर्ष के होते हैं, वह खेल-खेल में किस प्रकार से सीखें, किस प्रकार से वह जो घर में विभिन्न गतिविधियां करके अपने आप को संरचनात्मक और व्यस्त रख सकते हैं, जिससे उनके विभिन्न करणों का भी विकास होता है और उनके अंदर बुनियादी कौशल भी पैदा होता है और जो जीवन के लिए एक आधारशिला का काम करता है। तो अभी का विषय है शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान पुस्तक से उद्योग अध्याय के काटना बिंदु से। इसमें हम ये देखते हैं है इसे काटना कहते हैं। यह भी रेखा खींचने के समान ही मूलभूत कौशल है। काटना शब्द कागज काटना, कपड़ा काटना, फल एवं सब्जी काटना, रस्सी काटना, लकड़ी काटना इत्यादि के संदर्भ में उपयोग में लिया जाता है। परंतु हम यहाँ केवल कागज काटने के अर्थ के संदर्भ में इसका उपयोग करेंगे। कागज के टुकड़े काटने करने के लिए प्रथम हाथ का उपयोग होता है। हाथ से कागज काटा जाए तो उसे फाड़ना कहते हैं। प्रथम छात्रों को कागज उनकी मर्जी से फाड़ने देना चाहिए। यहाँ एक उंगली एवं अंगूठे से कागज को पकड़ना ही मूल कौशल है। छात्र कागज को ठीक से पकड़ना सीखें, इसका ध्यान रखें। प्रथम बड़े बड़े टुकड़े करें एवं बाद में छोटे छोटे, ऐसा क्रम रखें। हाथ से कागज पकड़ने फाड़ने में क्रम यह होगा: हाथ से कागज फाड़कर टुकड़े करना, कागज की सीधी पट्टियां फाड़ना, तह बनाकर तह की रेखा पर से फाड़ना, आकृति के किनारे किनारों से फाड़कर आकृति करना। इस तरह से फटे हुए सभी टुकड़ों का कोई न कोई उपयोग हो, ऐसा आयोजन करना चाहिए। ऐसा आयोजन छात्रों के ध्यान में भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर फटे हुए कागजों के टुकड़ों को पानी में भिगोकर कूटकर उसमें इमली के बीज का आटा मिलाकर खिलौने बनाए जाएं। कटे फटे कागज की कतरन को दूसरे में चिपका कर तह करके कटोरी, टोकरी आदि बनवाई जाएं। इन कटोरियों एवं टोकरियों का उपयोग सूखी वस्तुएं करने के लिए रखने के लिए किया जाए। ऐसे बहुत अधिक कागज हों तो उन्हें फिर से कागज बनाने के उपयोग में भी लिया जा सकता है। इसके पश्चात होगा कैंची से काटना। इसके लिए कैंची छोटी होनी चाहिए। सबसे पहले कागज एवं कैंची पकड़ना सिखाना चाहिए। इसके बाद पहले कागज के टुकड़े काटना सिखाएं। ऐसा करने से कैंची पर पकड़ अच्छी होगी। इसके बाद खिंची हुई रेखा पर से काटना सिखाना चाहिए। इस प्रकार काटते समय सामान्य मोटाई के कागज का उपयोग करना चाहिए। बहुत मोटा या बहुत पतला कागज इस समय काटने के लिए योग्य नहीं है। साथ ही वर्ग, आयत, त्रिभुज इत्यादि आकार काटने से आकारों का परिचय स्वयं ही हो जाता है।
प्रथम सीधी रेखा पर काटने के बाद घुमावदार रेखा के आकारों को कटवाना चाहिए। प्रथम कक्षा में सीधी रेखा पर एवं द्वितीय कक्षा में घुमावदार रेखा पर कटवाना चाहिए। सावधानियां। फाड़ने या काटने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला कागज गंदा या झुर्रियों वाला नहीं होना चाहिए। स्वच्छ एवं समान सतह वाला होना चाहिए। फाड़ने या काटने के लिए तह बनाते समय तह की किनारी सीधी पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। कागज सरलता से कट सके ऐसी अच्छी धार वाली तेज कैंची होनी चाहिए। कैंची छात्रों के हाथ के अनुरूप होनी चाहिए। कैंची का पेच बहुत सख्त या ढीला नहीं होना चाहिए। कागज के कटे या फटे टुकड़े चिपकाने के उपयोग में लिए जा सकें, इस तरह संभाल कर रखने चाहिए। इसके लिए कागज के ही अच्छे लिफाफे बनाकर रखने चाहिए। प्रत्येक लिफाफे में वर्गीकरण किए हुए विभिन्न भिन्न नाम के, भिन्न भिन्न रंग के एवं भिन्न भिन्न प्रकार के टुकड़े भरकर रखने चाहिए। आगे के क्रियाकलापों के लिए यह कौशल महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी शुरुआत भी पहले से ही करना चाहिए। यद्यपि छोटी-छोटी इकाइयों में बांटकर पूरा वर्ष यह क्रियाकलाप करवा सकते हैं, तथापि प्रथम और द्वितीय कक्षा में इतना करने के बाद अगली कक्षाओं में अधिक प्रकार से काटना या फाड़ना सिखाया जा सकता है। प्लास्टिक या लेमिनेशन युक्त कागजों का उपयोग न करें, क्योंकि उनकी कतरन चिपकाने के लिए उपयोगी नहीं है तथा पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। काटने के कार्य में कक्षा में कूड़ा होने की संभावना रहती है। इस कतरन के कूड़े को उठाकर भरने के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था करनी चाहिए। कागज जहाँ-तहाँ उड़कर न जाए, इसके लिए पेपरवेट कागज दबावक का उपयोग करना चाहिए। खिड़की, दरवाजों या पंखों की हवा से कागज की रक्षा करनी भी आवश्यक है। फाड़ते या काटते समय कागज खराब होने पर उसका निरर्थक व्यय होने की संभावना रहती है। इस बात को ध्यान में रखकर पर्याप्त कागज की व्यवस्था करनी चाहिए। तय करना भी मूलभूत कौशल है। इसका उपयोग जितना अन्य वस्तुएं बनाने में होता है, उससे कहीं ज़्यादा जीवन व्यवहार में पग पर होता है। इसलिए इसे व्यवहारिक कौशल भी माना जाता है। सबसे पहला क्रम है कपड़ों की तय करने का। छात्रों के लिए इसे सरल बनाने के लिए समान नाप के कपड़े के टुकड़े लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर वर्गाकार या आयताकार हो, तो समान नाप के अर्थात उनकी आमने-सामने की भुजाएं सीधी एवं समान हों, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये टुकड़े चारों तरफ से तुलपाई किए हुए होने चाहिए। तय करते समय निम्न क्रम में ध्यान में रखें। सर्वप्रथम कपड़े के टुकड़ों को जमीन पर बिछाएं। अपनी स्वयं की अपनी ओर के दोनों सिरों को दोनों कोनों से पकड़ने के लिए अंगूठे एवं उंगली का उपयोग करें। दोनों हाथों से पकड़े हुए सिरों को सामने की ओर ले जाकर कोने से कोना एवं किनारी से किनारी मिलाएं। फिर से तह करना हो तो कपड़ा घुमाकर नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं। प्रारंभ में सभी टुकड़े समान हों तो तहें एक दूसरे पर रखकर गड्डी बनाने में सुगमता रहेगी। इसलिए तह करने के बाद गड्डी बनवाएं। गड्डी बनाते समय बंद सतह पर बंद सतह एवं खुली सतह पर खुली सतह आए, इस पर ध्यान रखें। कपड़े के समान टुकड़ों की तह करना आ जाए तो फिर जुराबें, कमीज इत्यादि कपड़ों की तह करवाएं। क्रम कपड़ों की तह वाला ही रखें। सावधानियां। कपड़े के टुकड़ों पर चुनहट या सल न हो यह देखें। टुकड़े अस्वच्छ मैले न हो यह भी देखें। सूती एवं मादर पाट जैसे मोटे कपड़े ही चुनें। इस कौशल के लिए खास तौर पर अन्य चीजों का उपयोग न होने से
गंदगी या अव्यवस्था होने का कोई भय नहीं रहता। अगला कौशल है चिपकाना। यह भी एक मूलभूत कौशल है। यूं तो कोई भी चीज चिपका सकते हैं, परंतु कागज चिपकाना ही मुख्य क्रियाकलाप है। भिन्न भिन्न मोटाई के कागजों को भिन्न भिन्न चीजों से चिपका सकते हैं। इसलिए प्रथम शिक्षक या माता पिता को कौन सी चीजें किससे चिपकती हैं, यह जानकर योग्य वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए। किसी भी सतह के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग करने की लापरवाही नहीं दर्शानी चाहिए। कक्षा 1 तथा 2 में चिपकाने के लिए केवल 2 ही पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, एक लेई एवं दूसरा गोंद। लेई अच्छी तरह से बनाई हुई होनी चाहिए। हो सके तो प्रेस से तैयार लेई लाकर उपयोग में लेनी चाहिए। चिपकाने के लिए नीचे की सतह सख्त एवं ऊपर कागज या नरम ना मुड़ने वाला गत्ता रखना चाहिए। उसकी किनारी पर एक ओर गोंद लगाकर दूसरी कागज की किनारी व्यवस्थित रखनी चाहिए। इसके बाद हाथ पहुंचकर उस किनारी पर उंगली घुमाकर उसे दबाना चाहिए। इस तरह दो टुकड़ों को चिपकाकर एक बड़ा टुकड़ा बनाया जाता है। एक कागज पर अन्य कागजों के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाकर चित्र तैयार किया जाता है। ऐसा करने के लिए काटने की क्रिया के में तैयार किए गए कागज के टुकड़ों का उपयोग करना चाहिए। छोटे चित्र को बड़े कागज पर चिपकाने का क्रियाकलाप भी किया जा सकता है। लिफाफा बनाने या बंद करने में भी चिपकाने का काम है किया जाता है। जिस तरह चिपकाने में हाथ की उंगलियों का उपयोग होता है, उसी तरह तुलिका का भी उपयोग कर सकते हैं। तुलिका लेई से चिपकाने में उपयोगी नहीं है, परंतु गोंद के लिए उपयोगी है। बाजार में प्राप्त चित्रकाम की तुलिका के बजाय एक सिलाई में रुई लपेटकर तैयार की गई तुलिका चिपकाने की क्रिया में अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। कागज के टुकड़े चिपकाकर तैयार किए गए चित्र से सजावट भी कर सकते हैं। सावधानियां। चिपकाने के लिए लेई या गोंद का उपयोग करते समय गंदी उंगली या हाथ को साफ करने के लिए कपड़े का टुकड़ा प्रत्येक छात्र अवश्य रखें। उसे ऐसी आदत ही डालनी चाहिए, नहीं तो फर्श या चटाई पर जिस आसन पर बैठे हैं उस पर हाथ पहुंचने की आदत पड़ जाती है। इसी तरह नीचे की सतह पर यदि गोंद गिर जाए या गलती से लग जाए तो उस पर अपना ही कागज चिपक जाता है। उसे हटाने पर फट जाता है, जिससे व्यय होता है। ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। आसपास पड़े अनावश्यक कागजों पर गोंद गिरने से कागज पर एवं फर्श पर दाग बन जाते हैं। ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। चिपकाने का कार्य जहाँ किया हो, वहाँ कार्य पूर्ण होने पर भीगे कपड़े से पोंछा करना एवं हाथ धोकर पोंछना आवश्यक है। इसी तरह गोंद पोंछने के लिए जिस कपड़े का उपयोग हुआ हो, उसे भी धोकर, सुखाकर, तह करके रखना चाहिए। गोंद या लेई जिस पात्र, कटोरी या अन्य पात्र में लिए हों, उसे भी साफ करके ही रखना चाहिए। रेखा खींचने के लिए जिस प्रकार सामने चौकी होती होनी जरूरी है, उसी तरह चिपकाने के लिए भी चौकी होनी आवश्यक है। चिपकाने का कोई न कोई व्यवहारिक प्रयोजन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चिपकाकर चित्र बनाना, तोरण बनाना, लिफाफे बंद करना, लिफाफे बनाना आदि। ये चिपकाने वाले कौशल से संबंधित सावधानियां थी। अगला कौशल है ईंटें पकाना। यह एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, बहुत दिनों तक चलता है। इसमें अनेक अनेक छोटी छोटी क्रियाकलापों का समावेश होता है। ये सभी क्रियाकलाप अलग अलग एवं स्वतंत्र रूप में सिखाना चाहिए।
इससे हाथों का और आँखों का विभिन्न प्रकार की करणों का विकास होता है और बच्चा भी इसमें सम्मिलित रहता है और व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली आगे की ज़रूरतों के लिए एक आधार कौशल तैयार होता है। जैसे मिट्टी कूटना, मिट्टी बहुत सख्त न लें, नरम मिट्टी के ढेलों को हथौड़े की सहायता से कूटें। इस सब के कार्यों में एक खेल भी बच्चों का होता है, जो वो मोबाइल में जाकर अपना माइंड लगाए रहते हैं, विचार लगाते हैं, उन सब से अलग हटकर वो पांच भौतिक जगत से जुड़े रहते हैं। इसी क्रम में जैसे ऐसा करने से नरम मिट्टी के ढेलों को हथौड़े की सहायता से कूटेंगे, तो फिर ऐसा करने से मिट्टी का चूरा बन जाता है एवं पत्थर या अन्य चीजें ज्यों की त्यों रहती हैं। मिट्टी छानना, द्वितीय क्रम में कूटी हुई मिट्टी को छाना जाता है, इसलिए इसके लिए बहुत छोटे छिद्रों वाली छलनी न लें। इस क्रिया में अंजुली में मिट्टी भरकर छलनी में डालें एवं दोनों हाथों से छलनी हिलाना छात्रों को सिखाएं। मिट्टी भिगोना एवं गूंथना, एक बड़े एवं छिले पात्र में मिट्टी डालकर उसमें आवश्यकतानुसार पानी डालें। जिस तरह हाथ से आटा गूंथते हैं, उसी तरह मिट्टी को मसलकर गूंथना चाहिए। मिट्टी जितनी अधिक गूंथी जाए, उतनी ही नरम बनती है। गूंथी हुई मिट्टी नरम, चिकनी एवं सूखने पर दरारों से रहित बनती है, इसलिए उसे अधिक से अधिक गूंथना चाहिए। गूंथने का कार्य दोनों हाथों एवं पांचों उंगलियों के उपयोग से किया जाता है। पात्र में स्थित मिट्टी का को ऊपर नीचे करके पूरी मिट्टी बराबर गूंथी जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। गूंथी हुई मिट्टी हाथ में लेने पर बहुत जोर लगाना पड़े, इतनी सख्त या हाथ में से गिर जाए इतनी नरम भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी गूंथने की क्रिया 4-5 छात्र समूह में भी कर सकते हैं। गूंथने की क्रिया केवल एक ही दिन में पूर्ण न करें, यह क्रिया 3-4 दिन तक चलने दें। प्रतिदिन कार्य पूर्ण होने पर मिट्टी पर थोड़ा सा पानी डालकर पात्र को ढक कर रख दें, जिससे मिट्टी सूख ना जाए। गूंथी हुई मिट्टी से खिलौने बनाना, गूंथ गूंथ कर तैयार की गई मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनाकर उनमें से खिलौने बनाएं। सभी अलग अलग बनाएं। प्रारंभ में छोटी छोटी गट्टी बन जाएंगी। इसके बाद तो कल्पनानुसार सीताफल, चकला, बेलन, घड़ा, गुड़िया आदि भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार खिलौने बनाने के बाद उन्हें सुखाने के लिए धूप में रखने चाहिए। इसी तरह मिट्टी के गोलों को सांचे में ढालकर समान आकार की ईंटें बनाना चाहिए। ईंटें बनाना खिलौने बनाने से सरल काम है। खिलौनों में कल्पनाशीलता एवं हाथों की कारीगरी दोनों की आवश्यकता होती है। ईंटें बनाकर सुखाकर आगे का कार्य किया जा सकता है। ईंटों एवं खिलौनों के सूखने के बाद आवा कुम्हार की भट्टी में पकने के लिए रखना चाहिए। इस कार्य के जानकार को सहायता के लिए बुलाना चाहिए। छात्र ये सभी प्रक्रियाएं देखें एवं जानें, यह आवश्यक है। भट्टी आवा में से निकालने के बाद सभी वस्तुओं को गेरू या खड़ी से रंगना चाहिए। रंगने के लिए कपड़े का गोला या ब्रश उपयोग में लिया जाता है। खिलौनों को सजाकर रखना चाहिए। ईंटों को भी सजावट के कार्य में ले सकते हैं। ईंटों से चौतरा या बड़ा चबूतरा भी बनाया जा सकता है। चबूतरा बनाने के लिए ईंटों को जोड़ने में मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए। सावधानियां, यह एक सामूहिक और लंबा चलने वाला प्रकल्प है। इसी आधार पर इसका आयोजन करना चाहिए। मिट्टी का काम करते समय गणवेश बदलकर कार्य करना चाहिए। प्रतिदिन कार्य पूर्ण होने पर उस स्थान की सफाई करनी चाहिए। मिट्टी अच्छी किस्म की हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यह कार्य लंबी समयावधि का होने के कारण किसी को आपत्ति न हो, ऐसा विशिष्ट स्थान चुनना चाहिए। छात्रों में निर्माण क्षमता एवं सौंदर्य दृष्टि का विकास हो, इस उद्देश्य से वार्तालाप करना चाहिए।
छात्रों द्वारा बनाए गए खिलौनों एवं ईंटों के प्रदर्शन का आयोजन करना चाहिए। माता-पिता, अभिभावक एवं अन्य लोगों को प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। छोटी-छोटी ईंटों को अलग-अलग रंगों से बनाकर उनमें से विभिन्न-विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनानी चाहिए। प्रथम दृष्टि में तो यह बहुत कठिन एवं अव्यावहारिक लगने वाला प्रकल्प है, इसलिए इसका पक्का प्रयोजन होना चाहिए। इस आयोजन के बारे में अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। आयोजन जब प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित हो, तब भी उसके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए। संपूर्ण प्रकल्प तो वर्ष में एक ही बार होगा, परंतु उसके अलग-अलग क्रियाकलाप एक से अधिक बार करना चाहिए। ऐसा करने से हाथों में निपुणता आएगी। अगला कौशल पिरोना, कढ़ाई करना, गूँथना। पिरोना, सुई में धागा पिरोना, धागे में मोती पिरोना, सुई धागे से फूल पिरोकर माला बनाना। यह बहुत सरल प्रक्रिया है। केवल सुई बहुत नोकदार न लें एवं थोड़ी बड़ी लें, जिससे सुई में धागा पिरोना आसान हो सके। इसी तरह मोती भी हाथ से आसानी से पकड़े जा सकें। ऐसे आकार के ही चुनें। सुई धागे में फूल पिरोना हो तो सुई नोकदार एवं पतली होनी चाहिए एवं धागा भी पतला होना लेना चाहिए। कढ़ाई करना, कढ़ाई करना अर्थात काटना। दैनिक उपयोग की चीजों को अपनी कला कारीगरी से कैसे सुंदर बनाएं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए कढ़ाई बहुत उपयोगी क्रियाकलाप है। यह कार्य आसान बनाने के लिए सुई, मोथरी एवं बड़ी, कुछ मोटा धागा एवं टाट जैसे छिद्रों वाला कपड़ा लेना चाहिए। अभ्यास करते-करते समान नाप के टाँके एवं ऐसे टाँके लेने के लिए कितने छिद्रों की गिनती करनी पड़ेगी, इसकी समझ रंगों का संयोजन आदि मन में सही बैठते जाएँगे। यह क्रियाकलाप कक्षा 2 में करवा सकते हैं। गूँथना, इसका प्रथम चरण है मोटे धागे में गाँठें लगाना। सादी गाँठें लगाने में अधिक समय देने की ज़रूरत है। मोटे गाँठ धागों को गाँठ लगाकर उसे खोलना भी सिखाना चाहिए। सादी गाँठें लगाना सिखाने के बाद चोटी गूँथना सिखाना चाहिए। मोटी सुतली या मोटे-मोटे 3 धागे चोट लेकर चोटी गूँथना सिखाएँ। ऐसी गूँथी हुई लड़ियों की सहायता से आसन भी बनाया जा सकता है। फूलदानी रखने के लिए छोटी दरी भी बना सकते हैं। मालाएँ लटकाकर सजावट भी कर सकते हैं। सावधानियाँ, मूल सामग्री अच्छी, समान सादी गाँठें लगाने में अधिक समय देने की ज़रूरत है। मोटे धागे को गाँठ लगाकर उसे खोलना भी सिखाना चाहिए। सादी गाँठ लगाना सिखाने के बाद चोटी गूँथना सिखाना चाहिए। मोटी सुतली या मोटे-मोटे 3 धागों लेकर चोटी गूँथना सिखाएँ। ऐसी गुथी हुई लड़ियों की सहायता से आसन भी बनाया जा सकता है। फूलदानी रखने के लिए छोटी दरी भी बना सकते हैं। मालाएं लटकाकर सजावट भी कर सकते हैं। सावधानियां, मूल सामग्री अच्छी, समान नाप की एवं पक्के रंगों वाली लेनी चाहिए। नमूना बनाने के बाद जल्दी फट जाए या उसका रंग उड़ जाए, ऐसी न लें। कुछ गूंथी हुई लड़कियों को सुलझाने एवं मूल सूतली या धागा बन जाता है, यह भी बताना चाहिए। ऐसा सब सुशोभन का सामान छात्रों के घर एवं समाज में भी पहुंचाना चाहिए। कपास के बिनौले छीलना, बीज निकालना, रुई धुनना, बत्ती बनाना। अच्छी किस्म के रुई से भरपूर बड़े-बड़े कपास के डोरे लें। उनमें से रुई निकालकर बिलौने एवं रुई के अलग-अलग ढेर बनाएं। ये जहाँ पे बिनौले उपलब्ध हैं या उपलब्ध हो सकते हैं, उनके लिए यह प्रकल्प बताया जा रहा है। या बिनौने उपलब्ध नहीं हैं, तो
कपास से लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि रुई की अपने आप में एक अलग महत्ता है। और जो फ़ोम आता है, वो रेडीमेड केमिकल वाला होता है, उसका भी शरीर पर एक क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं जा सकता। लेकिन रुई का सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और रुई हमारे जीवन का हिस्सा है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला एक प्रकल्प भी है, जो स्वतः ही हम जिसको करके स्वावलंबी भी बनते हैं, यानी कि अपना काम हम स्वयं कर सकते हैं। किसी विपरीत परिस्थिति के लिए भी अ, हम अब हमेशा तैयार रहते हैं। हर चीज़ के लिए, छोटे-छोटे कार्यों के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये जो प्रकल्प उद्योग हम सीख रहे हैं, ये सब हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। हम कितने भी व्यवसायी बन जाएँ, किसी भी नौकरी में चले जाएँ, कितना भी धन अर्जन कर लें, हमारी आत्मनिर्भरता हमारे ऊपर ही रहती है। हमारी हम दूसरों के ऊपर निर्भरता हमारी नहीं रहती। हर क्षेत्र में हम जो हमारे लिए बुनियादी चीज़ें हैं, वे स्वयं हम कर सकने में सक्षम होते हैं। और किसी भी परिस्थिति में हम ये सब करने में सक्षम होते हैं। और रोज़गार के रूप में भी कोई भी व्यक्ति अ, तभी बेरोज़गार होता है जब वो बुनियादी कौशल ना कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो जब किसी भी व्यक्ति को बुनियादी कौशल आते होंगे, तो वह कभी बेरोज़गार नहीं हो सकता, क्योंकि बुनियादी और निम्नतम आवश्यकताएँ वो अपनी स्वयं पूरी कर सकता है। इसी रूप में ये उद्योग का विचार जन्म लेता है। इसी क्रम में हमने जो कपास वाला प्रयोग अपना रहे थे, उसी क्रम में है, रुई में से बिनौले निकालना आसान काम नहीं है। इसके लिए बिनौले के आसपास की रुई अलग करके बिनौले निकाल लेना चाहिए। इसके लिए एक उँगली पर एवं अंगूठों का उपयोग करना चाहिए। बीज निकालने के बाद उसका भी अलग संग्रह करना चाहिए। रुई पर कचरा लगा हो तो उसे चुन-चुन कर दूर करना चाहिए। इसके बाद रुई को धुलने के लिए उसमें किसी साधन का उपयोग किए बिना केवल उँगलियों का ही उपयोग करना चाहिए। रुई को धुलना अर्थात उसमें यदि किसी प्रकार की गांठ आदि हो, तो उसे दूर करके रुई को तार या बत्ती बनाने के लायक बनाना। रुई धुलने के बाद रुई के छोटे-छोटे गोले लेकर उन्हें लंबी-लंबी पूनियों में ढालना सिखाना चाहिए। लंबी-लंबी पूनियाँ अर्थात लपेटना नहीं, केवल भुनी हुई रुई को लंबी करके वह टूटे नहीं, ऐसी पूनियाँ तैयार करना। इसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए धैर्य एवं अभ्यास की ज़रूरत है। इसी तरह छोटे-छोटे फौं की एक-एक बत्ती बनाना चाहिए। बत्ती बनाना बहुत ही कुशलता का काम है। इस अवस्था में उत्तम प्रकार की बत्ती बनाने की अपेक्षा न रखें, परंतु बत्ती बनाने में उँगलियों को सिखाने की ज़रूरत है। यह क्रियाकलाप केवल उँगलियों को कुशल बनाने के लिए है। बत्ती का उपयोग दीप प्रज्वलन के समय करना चाहिए। सावधानियाँ, बिनौले या रुई को व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। डोडे के छिलकों का ईंधन के रूप में एवं बिनौले का करने में उपयोग करना किया जा सकता है। बिनौले में से तेल प्राप्त होता है। बिनौलों को रंगकर उसका उपयोग रंगोली बनाने में भी होता है। इसे मवेशियों को भी खिलाया जा सकता है। ऐसे सभी उपयोग छात्र देखें, ऐसी व्यवस्था करें। छिलके छात्रों के हाथों में चुभ न जाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। रुई में से सूत बनता है, सूत में से कपड़ा बनता है एवं कपड़े में से वस्त्र बनता है। ये छात्रों को समझाएं। कपास खेत में उगता है, ये छात्रों को दिखाएं। कभी-कभी छात्रों को खेत, जिन, घानी, कपड़ा मिल आदि की मुलाकात करवाएं। उन्हें यह सभी अनुभव ही लेने दें। याद रखना, समझना एवं प्रश्नों के उत्तर देने का बोझ उन पर न डालें। जीवन की मूलभूत आवश्यकता है वस्त्र। इस वस्त्र विद्या के साथ छात्र बचपन से ही संबंध स्थापित करें, यह आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से अति प्राथमिक स्तर के क्रियाकलापों का
यहाँ समावेश किया गया है। अगला कौशल है चित्र बनाना एवं रंग भरना। जिस प्रकार यह कौशल रंग एवं रेखा का है, उसी तरह कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता की अभिव्यक्ति का भी है। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों से यह क्रियाकलाप करना चाहिए। रेखा खींचने का अभ्यास हो चुका है। अब रेखा का उपयोग अपने मन की कल्पना, भावना, सोच आदि को आकारबद्ध करने में करना है। इसके लिए वास्तविक जीवन की अलग-अलग वस्तुओं को रेखाबद्ध करते समय जो पैमाना रखना महत्वपूर्ण है, वह मन में समाये उस दिशा में छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। इसमें हम हमेशा एक गलती करते आए हैं, वह यह है कि हम छात्रों को अपने बनाए हुए चित्र के जैसा चित्र ही बनाने के लिए कहते हैं। देख-देख कर अनुकरण करने से कल्पना शक्ति या पैमाना दो में से एक भी विकसित नहीं होगा। एक अच्छा चित्र अनुकरण करके भी बनाया जाए, इसकी अपेक्षा कल्पना से बनाया हुआ चित्र थोड़ा कम सुंदर हो तो भी अच्छा है। बाहरी एवं उधार ली हुई सुंदरता की अपेक्षा मौलिकता का महत्व हमेशा से अधिक रहा है। इस बात का खास ख्याल रखें। यदि अनुकरण ही करना है, तो आसपास के पर्यावरण एवं विश्व में जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसका करना चाहिए। अनुकरण के लिए वस्तु को चुनने का अवसर छात्रों को देना चाहिए। इसमें छात्रों को मार्गदर्शन एवं सहायता करनी चाहिए, उसका नियंत्रण नहीं। इसके बाद छात्रों को कल्पना से मौलिक दृश्य निर्माण के लिए कहना चाहिए। रंग भरने के लिए प्रथम पेंसिल का उपयोग करवाएं। उससे पूर्व रंगीन चौक का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात जल रंगों का उपयोग करवाएं। जल रंगों के उपयोग के लिए सींक पर रुई लपेटकर तैयार की गई तुलिका एवं बाजार में प्राप्त तुलिका का उपयोग करवाएं। चित्रों में रंग भरने से पहले कूंची से ईंटें रंगवाना, गमले रंगवाना इत्यादि क्रियाएं भी करवाएं। सावधानियां। हाथ की मुक्त हलचल हो सके, इसके लिए पहले छात्रों से भूमि पर बड़े-बड़े चित्र बनवाएं। ऐसे चित्र में लंबी-लंबी रेखाएं ही होनी चाहिए, परंतु हाथ की मुक्त हलचल के लिए यह आवश्यक है, पहले तो पूरे शरीर की हलचल से बड़े स्थान पर ऐसी रेखाएं बनवाएं, परंतु दूसरे सोपान में एक ही स्थान पर बैठकर केवल हाथ जहां तक पहुंच सके उतनी जगह में ही चित्र बनवाएं। भूमि पर चित्र बनाने के लिए उसे साफ करने के लिए भी कहें। भूमि पर चित्र खड़िया से ही बना सकते हैं। खड़िया गुलाबी, आसमानी, पीले, लाल एवं सफेद रंग की होती है। इन रंगों का उभार आए ऐसा फर्श भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त खड़िया बारंबार टूट जाए ऐसी कच्ची भी नहीं होनी चाहिए। चित्र बनाने से पहले या बनाने के साथ साथ चित्र देखने या देखते रहने का भी अभ्यास करवाएं। इसके लिए चित्र पुस्तकालय का उपयोग करें। साथ ही दैनिक पत्र, अखबार, पत्रिकाएं, दिनदर्शिकाएं, कैलेंडर इत्यादि में से चित्र कटवाकर चित्र संग्रह तैयार करने की आदत छात्रों में आए, ऐसा प्रयास करें। यह आदत सभी के लिए लाभदायी सिद्ध होगी। देखें, यह बनाए गए चित्रों के विषय में वार्तालाप होना भी आवश्यक है। इसलिए छात्रों की कल्पनाशीलता के बारे में जानकारी मिलती है एवं उनकी अभिव्यक्ति एवं क्षमता का विकास होता है। तैयार किए गए चित्रों की प्रदर्शनी अवश्य लगवाएं। छात्र स्वयं, अन्य छात्र, अभिभावक एवं अन्य ये चित्र देखें एवं प्रशंसा करें, यह भी आवश्यक है। इससे चित्र बनाने वाले छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है। अगला कौशल है
रसोई के कार्य छीलना, मसलना इत्यादि सूची पर में दी गई है। इन सभी क्रियाकलापों से ये सब इतने परिचित हैं कि इनका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें केवल ध्यान में रखने योग्य सावधानियों के बारे में ही सोचेंगे। सब सामान स्वच्छ, अच्छी किस्म का एवं उचित मात्रा में होना चाहिए। सब साधन छात्रों के योग्य, छोटे एवं अच्छे होने चाहिए। कार्य करने की के बाद की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यंजन स्वादिष्ट ही बनना चाहिए। व्यंजन बनने के बाद सभी को खाने या चखने के लिए मिले, इतना अर्थात पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पूर्व तैयारी एवं बाद की स्वच्छता एवं व्यवस्थितता के लिए पर्याप्त समय दें। खाने के लिए प्लेट, कटोरी या थाली का उपयोग करना चाहिए। व्यवस्थित बैठकर ही भोजन करना चाहिए। बनाते समय एवं भोजन करते समय पर्याप्त धीमा एवं मधुर संगीत छात्रों को सुनवाना चाहिए। रसोई से संबंधित क्रियाकलापों को करने के लिए विद्यालय में एक रसोई भी हो तो सुविधा होगी। अगला कौशल है कृषि। यह भी जीवन को टिकाए रखने वाला मूल उद्योग है। हमारी सभी प्रकार की मूल आवश्यकताएं भूमि ही पूर्ण करती है। कृषि भूमि से संबंधित उद्योग है, इसलिए सभी छात्रों को भूमि से संबंधित कार्यों का परिचय होना विकास की दृष्टि से आवश्यक है। इस दृष्टि से निम्न क्रियाकलापों के बारे में सोचा गया है। हम ये चीजें करवाएंगे तो हमारे बच्चों का भी विचार, बुद्धि किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहेगी। इसी क्रम में कुछ चीजें हैं, जैसे जमीन नरम बनाना। जमीन पर पानी छिड़ककर उसे जोड़कर नरम बनाना चाहिए। ऐसी जमीन को ही जोत सकते हैं। मिट्टी खोदकर क्यारी तैयार करना। छोटी छोटी कुदालियों से मिट्टी खोदने का कार्य करवाएं। छोटे फावड़ों से खोदी हुई मिट्टी बाहर निकालकर एक तरफ ढेर बनवाएं। अगला अगला प्रकल्प है इसमें मिट्टी साफ करना। मिट्टी में से कंकड़, पत्थर एवं अन्य हानिकारक वस्तुएं चुन लें। व्यर्थ घास, खरपतवार आदि निकालकर मिट्टी को साफ करें। मिट्टी के ढीलों को हाथ या हथौड़ी से फोड़कर मिट्टी चूर चूर करें। स्वच्छ मिट्टी फिर से क्यारियों में डालें। क्यारियों के किनारे किनारे मेड़ बनाएं। क्यारी तैयार करते समय मिट्टी में खाद मिलाएं। खाद भी मिट्टी के समान ही बारीक होनी चाहिए। खाद में कृत्रिम खाद का उपयोग कभी न करें। हमेशा गोबर या केचुए द्वारा तैयार खाद ही लें। इसके बाद क्यारियों में मेथी, पालक, धनिया, राई, तुलसी, गेंदा इत्यादि के पौधे लगाएं। ये बीज या पौधे जल्दी उग जाते हैं एवं इनकी पत्तियां और फूल हमारे दैनिक उपयोग में लाई जा सकती हैं, इसलिए इनका चयन किया गया है। या छात्रों को समझाएं। बीज उगाने हो तो क्यारी उस नाप के होने चाहिए। पौधे उगाने हो तो उसके अनुरूप क्यारी बनाने चाहिए। इसके बाद अच्छी तरह समान दूरी पर समान गहराई में बीज या पौधे लगाने चाहिए। अच्छी तरह मिट्टी डालकर पानी देना एवं पौधों के बढ़ने की प्रक्रिया का निरीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए। उसकी सफाई करते रहना, पानी देते रहना एवं इस विषय पर वार्तालाप भी करते रहना चाहिए। पौधे की सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। पौधे तैयार हो जाने पर पत्ते या फूल चुनना चाहिए। पत्ते का अल्पाहार बनाने में, फूलों का पुष्प गुच्छ या माला बनाने में उपयोग करें। सावधानियां। सभी औजार अच्छे एवं छोटे नाप के होने चाहिए। विद्यालय में एक कोना कृषि कार्य के लिए होना चाहिए।
विद्यालय में खुली जमीन न हो तो गमलों का उपयोग करना चाहिए। पौधों को पानी देने के लिए झाड़ी अवश्य रखें। छात्रों को इससे बहुत आकर्षण होता है। इसी तरह पत्ते एवं फूल चुनने के लिए छोटी-छोटी टोकरियां भी जरूरी हैं। इसमें छात्रों को आनंद मिलता है एवं व्यवस्थित काम करने के संस्कार बनते हैं। बच्चों में या खेतों में काम करते समय गणवेश निकालकर दूसरे वस्त्र पहनकर काम करें। इस तरह आचार्य जी की बात सुनकर सभी श्रोता वृंद प्रसन्न हुए। इस विषय की शिक्षा जब प्रारंभ होगी तो विद्यालय परिसर में कितना उत्साहपूर्ण वातावरण होगा, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। धर्म की अविरु यह कोरा अर्थशास्त्र नहीं है। संस्कृति के अनेक आयाम इसमें सम्मिलित हैं। श्रोता आपस में बात कर रहे थे, परंतु प्रश्न या अभिमत की अनुभूति नहीं होने के कारण प्रकट चर्चा नहीं हो रही थी। यह हमारा उद्योग अध्याय समाप्त होता है।